वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम यूजीसी नेट जून 2019 का एक पेपर है जिसके हम लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से रणनीति के चयन की कौन सी विधि जोखिम निवारण व्यवहार के साथ संगत है। ठीक है, जोखिम निवारण की अगर हम बात करें तो कोई भी दो रणनीतियाँ जिसके प्रत्याशित लाभ अगर समान हैं तो इस स्थिति में जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम होता है, जो मानक विचलन जिसका कम होगा, ठीक है, उसको एक तरह से चुना जाएगा। तो लघुत्तर मानक विचलन वाले को चुने, मतलब आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब दो रणनीतियों के प्रत्याशित समान लाभ होते हैं तो जिसका मानक विचलन कम होगा उस रणनीति को चुना जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ में संबंधित करना है, सुमेलित करना है। विभिन्न संयोजन जिन्हें क्रेता क्रय कर सकता है उसको हम बजट रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बजट रेखा क्या प्रदर्शित करेगी? ऐसे कॉम्बिनेशन जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजन जो उपभोक्ता को समान अभिपुष्टि प्रदान करते हैं या समान संतुष्टि प्रदान करते हैं उसको हम अनधिमान वक्र इनडिफरेंस कर्व के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर अनधिमान वक्रों का जो समुच्चय होता है, सेट्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व, उनको हम क्या कहेंगे? इनडिफरेंस मैप, अनधिमान मानचित्र। फिर आपका आ जाएगा 1 और लास्ट हमारा हो जाएगा अनधिमान वक्र पर बजट रेखा का स्पर्श बिंदु उपभोक्ता का संतुलन होता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो 3, 2, 1, 4, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला देखिए, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के बारे में है। असहयोगात्मक क्रीड़ाओं के अंतर्गत, ठीक है, अगर जो गेम है वो कौन सा है? नॉन कोऑपरेटिव है। तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिकोण को समझना और उसकी संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी, उसकी क्या रिएक्शन होगी, उसको समझना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। कोप डगलस उत्पादन फलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक तो ये लॉन्ग पीरियड का प्रोडक्शन फंक्शन है, लंबी अवधि का, और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर उत्पादन लॉस जो होती हैं साधनों की वो एक तरह से क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। 4th, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न देखिए, 5 और 7 जो प्रश्न है 5 से लेके 7 तक, उसके लिए हमको ये जो अनुच्छेद हैं, आरेख हैं, उसको पढ़ना है और उसके बाद में हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एकाधिकार सीमांत लागत से अधिक मूल्य वसूलते हैं वे सभी उपभोक्ता जो वस्तु की लागत की तुलना में वस्तु को महत्व देते हैं उसको खरीदते हैं। वस्तु की लागत कितनी भी हो, वस्तु उनके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? ज़्यादा कीमत होती है तो भी उसको खरीद लेते हैं। अतः एकाधिकारी द्वारा उत्पादित और विक्रय की गई मात्रा सामाजिक रूप से कुशल स्तर से नीचे होती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में एक तरह से क्या, उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन एकाधिकार में कीमत अधिक होने की वजह से जो सामाजिक रूप से कुशल उत्पादन होता है उससे कम उत्पादन किया जाता है। मांग वक्र और सीमांत लागत वक्र, ठीक है, ये मांग वक्र होता है और सीमांत लागत वक्र ये होता है। इन वक्रों के बीच में जो त्रिकोण होता है, ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, का क्षेत्र डेड वेट लॉस, डेड वेट हानि का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए इसके लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम के आधार पर हमको क्या करना है, जो प्रश्न हमको दिए गए हैं 5वां, 6ठा और 7वां, उसके उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है।
पांचवा प्रश्न है, उत्पादन का सामाजिक रूप से कुशल स्तर कौन सा है। ठीक है, सामाजिक रूप से कुशल स्तर अगर हम देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता की अगर स्थिति है तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादन का जो स्तर है वो क्या होगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा और कीमत क्या रखी जाएगी, कम। ठीक है, जिसका निर्धारण सीमांत लागत और मांग के आधार पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें उत्पादन का जो स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, OX2, और वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए, सामाजिक रूप से कुशल की अगर हम बात करें तो O से लेकर G। तो हमको पूछा हुआ था कि उत्पादन का सामाजिक रूप से कुशल स्तर क्या होगा, O से लेकर X2। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखो फिर पूछा हुआ है, छठा है, एकाधिकार के अंतर्गत क्या मूल्य वसूला जाएगा। इसका हम आंसर देख लेते हैं। और फिर सातवां क्या है, किसका क्षेत्र डेट वेट लॉस का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए एकाधिकार में जो मूल्य वसूला जाएगा वो एक तरह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। एकाधिकार में अगर उत्पादन पूछा जाता तो वो कितना होता, O से लेकर X2। ठीक है, मांग के अनुसार उत्पादन किया जाएगा, तो इतनी मांग है, ठीक है, उसके अनुसार उत्पादन किया जाएगा। और कीमत जो वसूली जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची से ऊंची कीमत वसूली जाएगी। तो कीमत कितनी होगी, O से लेकर E। ठीक है, इतनी कीमत वसूली जाएगी। और उत्पादन कितना होगा एकाधिकार में, O से लेकर X1। तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ था एकाधिकार के अंतर्गत क्या मूल्य वसूला जाएगा, OE, इतना मूल्य वसूला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और फिर हमको डेट वेट लॉस जो हैं वो कौन सा क्षेत्र इसमें बताएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि मांग वक्र के नीचे का जो हमारा भाग है, ठीक है, मांग वक्र ये हमारा है, सीमांत लागत वक्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र आपका कौन सा हो गया, इसको हम नाम दे सकते हैं ABC। ठीक है, ट्राइंगल, ये ABC जो ट्राइंगल बन रहा है ये किसको एक तरह से बताता है, डेट वेट लॉस को बताता है। तो यहाँ पे देखिए ABC का हो या उसको हम BAC कह सकते हैं। नेक्स्ट है, फर्में प्रतिस्पर्धी और अधिकतम लाभ बनाने वाली हैं तो किसके द्वारा श्रम का मांग वक्र जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फर्में हैं, प्रतिस्पर्धी हैं जो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किसके द्वारा श्रम का मांग वक्र, तो श्रम का जो सीमांत उत्पादन मूल्य है उसके आधार पर उसका मांग वक्र निर्धारित होगा। करेक्ट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्गत वस्तु मिश्रण की संरचना में परेटो की सीमांत दशा के लिए आवश्यक शर्त इसमें से कौन सी है। तो दोनों उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है हमारे से वो बराबर होनी चाहिए। और किसके बराबर होनी चाहिए, वो MRTP के, दोनों वस्तुओं की। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कसौटी की असंगतता को सिटोवस्की पैराडॉक्स या सिटोवस्की विरोधाभास के रूप में जाना जाता है या नाम दिया गया है। तो सिटोवस्की विरोधाभास है वो काल्डोर और हिक्स की जो कसौटी थी उसका जो क्राइटेरिया था उसके ऊपर आधारित एक तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है सामान्य संतुलन विश्लेषण। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण एक तरह से क्या करता है, सभी बाजार, चाहे वो वस्तु बाजार है, मुद्रा बाजार है, सभी बाजारों में एक साथ संतुलन की बात करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, बीमित होने के बाद व्यक्ति क्यों अधिक जोखिम तरीकों से कार्य करते हैं। तो ये आपका संबंधित होगा मोरल हैजार्ड से, नैतिक खतरे की समस्या के कारण। ठीक है, जब लोग बीमा नहीं कराते तब तो क्या करते हैं, एक तरह से कोई भी कार्य करते हैं वो ध्यान से करते हैं। ठीक है, कि मकान में जैसे चोरी नहीं हो जाए, आग नहीं लग जाए। ठीक है, लेकिन जब वो एक बार बीमा करा लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं। ठीक है, तो बीमित होने के बाद में अधिक जोखिम पूर्ण व्यक्ति का जो व्यवहार है वो नैतिक खतरे की समस्या को एक तरह से दर्शाता है।
अगले प्रश्न जो हमारा है 13वां, 14वां और 15वां, उसके लिए हमको ये जो परिच्छेद दे रखा है उसको पढ़ना है, उसके आधार पर हमको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा है, मान लो एक विशेष अर्थव्यवस्था में कुछ समयावधि के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट कितना है 100, सरकारी व्यय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75 और निवल कर टैक्स जो हमारे पास में वो कितने हैं 100। उपभोग फलन कंजप्शन फंक्शन हमको दे रखा है C = 25 + 0.8 तो यहाँ पे संतुलन आय का स्तर हमको ज्ञात करना है। तो संतुलन आय का स्तर ज्ञात करने के लिए हम ले लेंगे y = C + I + G + x - m होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में x + m नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा C + I + G। C कितना है 0.25 + 0.8 YD, यहाँ पे टैक्स हमारे पास में 100, उसको हम माइनस कर देंगे, प्लस I कितना है हमारा 100 C + I + G और G कितना है 75। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए आपका 600। ठीक है, इसको हमने देखो पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था, पिछला जो पेपर था 2020 का हमने जो सोल्व किया था उसमें भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लो कि कितना आ जाएगा 600। नेक्स्ट हमारा है सरकारी व्यय गुणक ΔY/ΔG का मूल्य क्या होगा। तो सरकारी व्यय गुणक जो होता है वो होता है हमारा ΔY/ΔG किसके बराबर होता है 1/1 - C के। तो ये हो जाएगा 1/1 - C। C कितना है, तो इस इक्वेशन में देखिए 0.8 जो है वो क्या है C। तो ये आपका हो जाएगा 1/1 - 0.8 करोगे कितना बचेगा 0.2, और 0.2 का अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सरकारी व्यय गुणक कितना होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई का मूल्य 5 होगा। फिर अगला है कर गुणक का मूल्य। तो कर गुणक जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है C/1 - C और 1 - T होता है। यहाँ पे T का मूल्य एक तरह से क्या है 0 है। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 0, 1 - 0 करो कितना आएगा 1 आएगा, तो इसकी तो कोई वैल्यू होगी भी नहीं। -C/1 - C अगर करें तो -C का मतलब आपका हो जाएगा 0.8/1 - 0.8। ठीक है, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.8 माइनस के 0.8 अपॉन माइनस के 0.2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.4। ठीक है, माइनस का 0.4 कहाँ पे है आपका, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, देखो 0.8 अपॉन अगर हम 0.2 करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आएगा आपका माइनस का 4 आएगा। ऑप्शन आपका डी आना चाहिए। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। ICIC 1955 में, फिर IRBI आया था आपका 1971 में होना चाहिए, IFCI 1948 में, और फिर IDBI 1964 में। 3142 ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। पूंजी बाजार बचत को निवेश में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। जो फंड होते हैं उनको कम लाभकारी से ज़्यादा लाभकारी बनाता है, ये भी सही लग रहा है। निधियों की जो अधिशेष इकाई होती है उसको हानि में बदलता है, और प्रत्यक्ष निवेशकों को बेहतर मुनाफा दिलाता है, ये गलत लग रहा है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा फिर भी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर आपको 2 भी अगर आप मिला लेते हैं तो आपका सही हो जाता है। ठीक है, बीक पुश सिद्धांत, बड़ा धक्का जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, वो रोजेंस्टीन रोदान का था। सबसे पहले आपका 3 आना चाहिए। अभिष्ट समृद्धि दर, वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो हेरोडोमर मॉडल के साथ में संबंधित हैं, तो फिर आपका 4 आ जाएगा। फिर सामाजिक द्वैतवाद जो है वो बेके के साथ में संबंधित हैं,
और जो अंतरजात समृद्धि दर हैं इंडोजीनियस ग्रोथ रेट वो पॉल रोमर के साथ में संबंधित हैं। 3412 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हैं इनमें से कौन सा अंतरजात समृद्धि सिद्धांत है? एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल इनमें से कौन सा है? रॉबर्ट का सोलो का जो है वो इंडोजीनियस है, ठीक है। बाकी सारे बहिर्जात अपन कह सकते हैं, एक्सोजीनियस कह सकते हैं। नेक्स्ट है मंदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आरंभ किया जाता है? तो मंदी की जब स्थिति होती है सरकार क्या करती है? करों में कमी करती है और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है सरकारी व्यय उसको बढ़ाती है। ऑप्शन बी। अगला है IMF, अंतर्राष्ट्रीय IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सदस्य संबंधी खपत के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी देश सदस्य बन सकता है। तो IMF का सदस्य बनने के लिए एक तरह से क्या जरूरी है? विश्व बैंक का सदस्य होना आवश्यक है और वो योगदान देने के लिए इच्छुक हो, ठीक है। योगदान वो कुछ को जो है वो स्वर्ण के रूप में, अमेरिकी डॉलर के रूप में और कुछ जो है वो अपने देश की मुद्रा के रूप में दे सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वह देश विश्व बैंक का एक सदस्य बनने का इच्छुक है और योगदान देने का, उसमें जो भी उनका पार्ट होता है वो देना आवश्यक होता है। फिर एक करारोपण में ऊर्ध्व समता का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो जिन लोगों की आय अलग अलग है, अलग अलग जो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनसे टैक्स भी अलग अलग लगाना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट है मार्शल लर्नर दशा के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार के स्थिर होने के लिए आयात मांग और निर्यात मांग की लोच क्या होनी चाहिए? तो दोनों की मांग की लोच का जो योग है वो एक से अधिक होना चाहिए। एक कर प्रत्यक्ष कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो व्यक्ति चुकाता है उसका अंतिम भार भी उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, मतलब उसका प्रभाव और आपतन दोनों एक ही व्यक्ति पे होता है। ए ऑप्शन हमारा। अगला है निम्नांकित में से कौन सी ऋण शोधन की विधि नहीं है? पुनर्निर्जन रिफंडिंग होता है, निक्षेप विधि भी होती है, पूंजी लेवी कैपिटल लेवी ये भी होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कुशलता मजदूरी मॉडल में वास्तविक मजदूरी किसको नियत करती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रति रुपए की प्राप्त वास्तविक मजदूरी के संदर्भ में मजदूर की कुशलता को अधिकतम करती है। नेक्स्ट है बाह्य प्रवाह वाणिज्यिक बैंक पर किस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं? तो बैंक के पास में जो रिजर्व फंड होते हैं वो एक तरह से इससे कम हो जाएंगे आउटफ्लो से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न है बाजार में मजदूरों के कौशल और अन्य विशेषताओं के बीच असंतुलन से होने वाली दीर्घकालीन क्रोनिक बेरोजगारी और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाना चाहिए होगा आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं इसको। एक वाणिज्यिक बैंक अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रबंधन में किसको दृष्टिगत नहीं रखता है? इक्विटी को, समता को ध्यान में नहीं रखता है। अगला प्रश्न है हमारा तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना, जिसको हम विवेकशील प्रत्याशा परिकल्पना कह सकते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, रेटेक्स भी कहते हैं इसको, जिसके विचार सबसे पहले 1960 के आसपास जॉन मूथ ने दिए थे और 1970 का जो दशक था उसमें रॉबर्ट जैसे लुकास हैं, सर्जेंट है, इन्होंने इनके विकास में योगदान दिया था। तो क्या है तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना मानती है कि व्यक्ति भावी मुद्रास्फीति दरों से संबंधित हैं जो भविष्यवाणी करते हैं कि उनमें से वे
औसत रूप से सही हैं, लेकिन उन त्रुटियों के अध्ययन हैं जो यादृच्छिक रूप से वितरित हैं। ऑप्शन डी। निर्देशिक साख कार्यक्रम ने किसने प्रारंभ किया, किसको प्रारंभ किया था? इसमें आपका ये होना चाहिए, इसको चेक कर लेना। अगला है, मान लो एक अर्थव्यवस्था का समष्टि आर्थिक संतुलन में प्रारंभ होता है, इसके बाद करों में महत्वपूर्ण कमी की जाती है, करों में कमी की जाती है, तो इससे क्या होगा? करों में अगर कमी की जाएगी तो लोगों के पास में पैसा ज़्यादा होगा, इसलिए इन्फ्लेशन हो सकता है, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ऑप्शन आपका सी। तरलता उपागम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ उपागम। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो त्वरक और गुणक की जो अंतर क्रिया है जिसके आधार पर व्यापार चक्र आते हैं, ये हैं सैमुअल्सन का सिद्धांत है। सबसे पहले 3 कैम्ब्रिज उपागम में मार्शल और पिगो आ जाएंगे आपके। जीवन चक्र परिकल्पना मोदी गिलानी के साथ में संबंधित हैं, और कुशल मजदूरी का मॉडल जो है वो येलिन एकरलोफ के साथ में। ठीक है, तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका बी। तरलता समग्र कौन से होते हैं? L1, L2, L3 होते हैं। ऑप्शन ए। राजकोषीय व्यय में वृद्धि से, ठीक है, जब सरकारी व्यय अगर बढ़ता है तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी में कमी आएगी और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए, फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए, राजकोषीय घाटे की अवधारणा का निम्नांकित में से कौन सा निहितार्थ है? राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों और ऋण वसूलियों और अन्य वसूलियों में से कुल व्यय को घटाना है। ऑप्शन बी जो है फिस्कल डेफिसिट के साथ में संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है? ठीक है, जिसका जो लाभ है वो सभी व्यक्तियों को मिल सकता है। ऑप्शन आपका इसमें बी। फिर है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है, एनालिसिस द सरप्लस वैल्यू, अधिक के मूल्य जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो श्रम का जो समय है उसके सरप्लस के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए। अगला है, विदेशी मुद्रा जोखिम में लेन देन उद्भासन लेखा उद्भासन क्या सम्मिलित करता है? ये आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऑप्शन डी। फिर है, भुगतान संतुलन खाते में अंतरण व्यय निम्नलिखित में से, ठीक है, जो अंतरण व्यय होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, उनको हम कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, चालू खाते में सम्मिलित किए जाएंगे। ऑप्शन आपका सी। किस प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय बैंक को विधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी प्रतिभूतियों के बदले एक नियत मात्रा में मुद्राएं जारी कर सकता है और किसी भी अधिकता के बदले स्वर्ण या चांदी रखनी पड़ती है? ठीक है, नई मुद्रा अगर जारी की जाती है तो उसके बदले उसको क्या करना पड़ता है? सोने या चांदी के रूप में एक फंड रखना पड़ता है रिजर्व रूप में। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी, नियत प्रत्यय प्रणाली जिसको हम कहते हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के 3 स्तंभ इनमें से कौन कौन से हैं? व्यापार और निवेश संबंधी उदारीकरण, व्यापार सुगमीकरण और आर्थिक और तकनीकी सहयोग है। ठीक है, सैनिक सहयोग नहीं है। तो ये आपका 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन बी में। एक देश के भुगतान संतुलन के पूंजीगत लेखा कैपिटल अकाउंट में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं की जाएगी? तो देखो, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो लिया जाएगा, निजी अंतरण को लिया जाएगा, वाणिज्यिक उधारियां नहीं ली जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करेगी?
तो जब अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन का समृद्धि मॉडल में पूंजी संचयन कैपिटल एक्यूमुलेशन जो होता है रॉबिन्सन के ग्रोथ मॉडल में वो किसके ऊपर निर्भर करता है, लाभ मजदूरी संबंध और श्रम की उत्पादकता के ऊपर, ऑप्शन बी। अगला, निम्नांकित में से कौन सा आधुनिक नौकरी पाने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक स्कूलिंग के लिए वर्ष की संख्या निर्धारित नहीं करता है, शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना का विकास। 49, आय में गिरावट होने पर उपभोग में कमी आती है लेकिन वह आय में कमी की तुलना में आनुपातिक रूप से कम होती हैं। जैसे जैसे लोगों की इनकम कम होती जाती है तो उपभोग में कमी इतनी नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता पिछले जीवन स्तर को बनाए रखने की इच्छा करता है। तो ये आपका जो जेम्स ड्यूजनबरी की उपभोग परिकल्पना थी उसके साथ में संबंधित हो, इसको हम क्या कहते हैं, रेचेट प्रभाव कहते हैं। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्री फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट से क्या अर्थ मानते हैं। इसका अर्थ होना चाहिए सरकार जो उधार राशि लेती है उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर बढ़ती है, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें।